नमस्कार साथियों, संविधान पढ़ रहे थे। हमने आर्टिकल 20 तक कल कवर किया था। आज आर्टिकल 21 से शुरू करते हैं। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण आर्टिकल 21 बात करता है। यहां से आर्टिकल 21 किस पर लागू होता है? पहला यह क्वेश्चन बनता है किसी भी व्यक्ति पर, और ऐसा व्यक्ति कृत्रिम और विधिक व्यक्ति नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ क्या प्राण और देह की बात चल रही है, और प्राण देह एक जीवित व्यक्ति में होता है, लीगल बॉडीज के अंदर नहीं होता। तो कृत्रिम और विधिक व्यक्ति जैसे एक कंपनी है या एक आर्टिफिशियल है, जैसे रामलला विराजमान वाला हमने केव देखा था। तो ये ऐसी लीगल बॉडीज पर आर्टिकल 21 लागू नहीं होता, क्योंकि उनकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता नहीं होती। तो लाइवहुड जिनके अंदर जीवन होता है, जो चल फिर सकते हैं, उनके लिए आर्टिकल 21 बना हुआ है। किसी व्यक्ति पर लागू होता है। व्यक्ति के अंतर्गत नागरिक अनागरिक दोनों सम्मिलित होते हैं। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या होती है कि एक प्रोसीजर, इसी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को मेनका गांधी के केस में डिफाइन किया गया था। मेनका गांधी के केस में कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की सम्मत प्रक्रिया। अमेरिका एक कंसेप्ट फॉलो करता है विधि की सम्मत प्रक्रिया को, और इंडिया में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है कि कानून ने जो प्रक्रिया स्टेब्लिश कर रखी है उससे अन्यथा आप किसी की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को वंचित नहीं करेंगे। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आप जैसा सीआरपीसी में देखते हो कि किसी व्यक्ति को हमें जेल में डालना, सजा करना, तो एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है। उसको नोटिस देंगे, ठीक है, उसके खिलाफ चार्ज फ्रेमिंग होंगे, वहां सारे एविडेंस लिए जाएंगे, बाद में पूरा ट्रायल होता है। अभियुक्त को 313 के अंदर भले ही वो ना चाहते हुए ना बोले, फिर भी उसको पूरे मैटर पर जो अभियोजन साक्ष्य पेश हुआ उस पर अपनी सफाई देने की, अपने बचाव करने का पूरा चांस दिया जाता है। तो यहां पर मेनका गांधी के केस में कहा था कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या रिजू, न्याय संगत और युक्त प्रक्रिया के रूप में की थी। फेयर, जस्टिस एंड रीजनेबल प्रोसेस होना चाहिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को। और इसको मानव गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार भी मेनका गांधीवाद को क्या कहा जाता है? मानव जीवन को गरिमा के साथ जीने का अधिकार, डिग्निटी के साथ आप ह्यूमन लाइफ जियो, ऐसा मेनका गांधी के केस में कहा गया था। इसके अंदर आप कहीं देह प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कहीं अधिकार आपको पढ़ने को मिलेंगे। कम से कम अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने 30 अधिकार इसके अंतर्गत डिक्लेयर कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट मोर देन 30 है, हर साल एक ना दो अधिकार इसके अंदर इंक्लूड कर दिए जाते हैं। जैसे एकांतता का या निजता का अधिकार, आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप बिना उसकी परमिशन के उसका कॉल रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। ये भी एकांतता या निजता के अधिकार का हनन है। यहां पर एक आप महाराष्ट्र राज्य और मधुकर नारायण का केस पढ़ते हैं, जहां वेश्या के भी को भी निजता का अधिकार दिया गया था। आप उसके संबंध में किसी प्रकार का, भले ही वो एक लोअर कैटेगरी के आप उसको मान के चलते हो, समाज के एक निम्न वर्ग में उसको माना जाता है वेश्या को, फिर भी आप उसकी निजता का या एकांतता के अधिकार का हनन नहीं कर सकते। मिस्टर एक्स हॉस्पिटल जेड का केस भी यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, जीने का अधिकार यहां पर आता है। जीने के अधिकार में मरने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। इस पर हमने कहीं लीडिंग केस देखे हैं, जैसे हाई कोर्ट के मारुति दुग्गल चेना जगदेश्वर का केस पढ़ा था आपने। पर आप सुप्रीम कोर्ट के केस की बात करें तो यहाँ ज्ञानकौर एक लीडिंग केस है, ज्ञानकौर वर्सेस पंजाब, जिसमें कहा गया था कि जीने के अधिकार के अंतर्गत मरने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। आप सुसाइड नहीं कर सकते। आप सुसाइड करते हो, बच गए तो आपका ट्रायल हो जाएगा आईपीसी के अंदर, मर गए तो फिर आपकी जीवन विमुक्ति होगी। किसी भी दंडिक प्रक्रिया में आपको इन्वॉल्व नहीं किया जाता। चिकित्सा का अधिकार आपका राइट है। यहाँ पर परमानंद कटारा के केस में कहा गया था हर व्यक्ति को चिकित्सा का अधिकार है, चाहे वो जेल के अंदर हो या जेल के बाहर हो। चिकित्सा का अधिकार मूलभूत अधिकार है। परमानंद कटारा के केस में आर्टिकल 21 में इसको माना। शिक्षा पाने का अधिकार पहले इसी में पढ़ते थे, अब आजकल 21A अलग से आर्टिकल जोड़ दिया। उन्नी कृष्णन का केस हो चाहे मोहिनी जैन का केस हो, शिक्षा पाने का अधिकार आर्टिकल 21 का मूलभूत पार्ट हुआ करता था। जीविका उपार्जन का अधिकार कि आपको लाइवलीहुड के अधिकार मिले, अपने जीवन जीने के लिए आप काम धंधा कर सकते हो, जीविका उपार्जन के लिए आपको राइट्स मिले हुए। ओल्गा तेलिस मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये रेडी वाला का केस के नाम से भी इसको जाना जाता है। लोक स्वास्थ्य का अधिकार एमसी मेहता, गंगा किनारे जो फैक्ट्रियां कानपुर में थी उसको लेकर एमसी मेहता जो सोशल एक्टिविस्ट केस लेकर आए थे। उसके अलावा आप
प्रदूषण मुक्त जलवायु का अधिकार या स्वच्छ पर्यावरण के उपभोग का अधिकार सुभाष कुमार के केस में डिसाइड हुआ था। निःशुल्क विधिक सहायता एमएच होस्कोट वर्सेज महाराष्ट्र राज्य के केस में डिसाइड किया गया था। स्पीडी ट्रायल का केस हुफनारा खातून पढ़ लो, चाहे AR अंतुले का पढ़ लो या केरल राज्य अब्दुल हनीफ के, ये सभी केस स्पीडी ट्रायल से संबंधित है। आश्रय पाने का अधिकार चमेली सिंह का वाद आता है। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान का निषेध मुरली एफ देवड़ा का केस आता है। बलात्कार से पीड़ित महिला को इंतरिम प्रतिकर का अधिकार बोधिसत्व गौतम का केस आता है। हथकड़ी लगाने से संरक्षण प्रेम शंकर दिल्ली प्रशासन का केस आप इसमें पढ़ते हो। अवैध गिरफ्तारी और पुलिस कस्टडी में अमानवीय व्यवहार में बहुत केस आते हैं। जोगिंदर सिंह का आता है, किशोर सिंह राजस्थान का आता है, सुनील बत्रा का केस आता है। सारे केस इसी के अंदर आते हैं। सुनील बत्रा के एकांत परिरोध का, एकांत कारावास का केस भी कहा जाता है सुनील बत्रा के केस को। श्रमजीवी महिलाओं के संबंध में एक तो मेघा कोतवाल लेले का केस आता है और एक विशाखा राजस्थान राज्य का लीडिंग केस लॉज है, जिस पर हमारा एक एक्ट भी 2013 का एड हुआ इससे। उसके अलावा पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के विरुद्ध संरक्षण, ये नीलवती बोहरा वर्सेस उड़ीसा राज्य का केस रहा है। पैतृकता निर्धारण, ये निंगमार चिकैया का केस इसके लिए पढ़ते हैं हम। लोक साधारण के समक्ष फांसी के अधिकार में आप केस पढ़ते हो। लक्ष्मा देवी का केस, व्यस्क बालिका को अपनी पसंद से प्रेम विवाह करने का अधिकार था, लता सिंह यूपी राज्य का। कौमार्य परीक्षण कराने का, जिसको वर्जिनिटी टेस्ट बोला जाता है इंग्लिश में, सुरजीत सिंह फिंड का केस आप पढ़ते हैं। भूख से पीड़ित व्यक्ति को मुक्त खाद्य सामग्री पाने का अधिकार, पीपुल यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज PUCL वर्सेस भारत संघ का केस है। बिजली पाने का अधिकार M.K. आचार्य का केस है। गर्भधारण से पूर्व लिंग परीक्षण न कराने का केस विजय शर्मा का पढ़ते हैं। CLB कर्नाटक वाला केस पढ़ते हो आप। नार्को टेस्ट न कराने का अधिकार, बच्चा जन्म दे या न दे, माता का अधिकार सुचेता श्रीवास्तव के केस में डिसाइड हुआ था। केस पुट्टू स्वामी को एकांतता के अधिकार के रूप में जाना जाता है। तो कहीं ऐसे केस आप पढ़ोगे आर्टिकल 21 के अंदर जिनको आधार मिला हुआ है, आर्टिकल 21 में उनको विशेष महत्व दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 21A की बात करता हूं। आर्टिकल 21A बात करता है कि 6 से 14 साल के उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार राज्य सरकार अपनी क्षमता के हिसाब से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देगा। राइट टू एजुकेशन 2009 में कांग्रेस गवर्नमेंट के समय यह बिल पारित किया था मनमोहन सिंह जी ने कि राइट टू एजुकेशन प्रत्येक बच्चे का अधिकार है और सभी बड़े स्कूलों में 25% सीटें गरीब वर्ग के लिए फ्री में एजुकेशन के लिए इस एक्ट के अंतर्गत रखी गई थी। आर्टिकल 22 कुछ चीजों को संरक्षित करता है, जैसे कि जो व्यक्ति गिरफ्तार होते हैं, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की यह बात करता है। तो जो व्यक्ति गिरफ्तार होते हैं उसके गिरफ्तारी के कारण उसको अवगत कराओगे। अपने पसंद के एडवोकेट से परामर्श और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार उसको दिया जाएगा। यहां पर बात करता है कि 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष रखा जाएगा। ठीक है, 24/3 से शुरू हो जाता है कि ये जो 24 घंटे वाली बात है और अपने पसंद के अधिवक्ता से सलाह वसेरा वाली बात है, ये किस पर नहीं लागू होती। जब कोई अन्य देश का शत्रु है, हमारे देश में वो का विरोधी देश का किसी सदस्य और हमारे देश का शत्रु है, तो उस पर लागू नहीं होगी। और जिन पर निवारक निरोध विधि लागू होती है, जैसे हमारे कहीं निवारक निरोध विधि के अंतर्गत रासू का लगता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगता है, मीसा लगता है, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, या फेमा लगता है, टाडा लगता है। टाडा लगा था संजय दत्त के ऊपर, आपको याद होगा। तो इन सभी मामलों में आपको ये जो 24 घंटे वाली सीमा है और पसंद के अधिवक्ता से और गिरफ्तारी के कारण ये सारी चीजें बेन रहती है। 3 महीने का समय है इसमें कि 3 माह तक उनको जमानत वगैरह नहीं दी जाती। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बस इतना सा याद रख लेना कि 22 में 3-4 अधिकार दे रखे। 24 घंटे के अंदर पेश करना, गिरफ्तारी के कारण जानना, पसंद के अधिवक्ता से सलाह मशवरा और प्रतिरक्षा का अधिकार, और निवारक निरोध। और कोई अन्य देशी शत्रु है तो उसको 3 माह तक बिना इन अधिकारों के जेल के अंदर रखा जा सकता है। 23 में आर्टिकल 23 की बात करें तो 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है कि मानव का दुर्व्यापार और बलात्कार का प्रतिषेध करता है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध, एक तो मानव का कहीं भी दुर्व्यापार नहीं करेंगे, उसको इधर उधर बेचेंगे नहीं। आपने आईपीसी में भी 370 के आसपास ये बैन कर रखा है, वहां देखा होगा। और किसी से जबरदस्ती उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करवाया जाएगा। चाहे तो आप अतिरिक्त कार्य के लिए अतिरिक्त भुगतान नहीं करते, ये भी बेगार है। और किसी व्यक्ति से आप काम
करवाते हो, बदले में उसको उसकी सैलरी नहीं देते, ये भी बेगार के अंतर्गत आता है। तो किसी व्यक्ति से इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाओ, चाहे पेमेंट नहीं देते हो, चाहे अधिक काम करवा के कम पेमेंट देते हो, सारा बलात् श्रम के अंतर्गत आता है, इसको बैन करके चलता है। 24वां कहता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। ये बात करता है कि ऐसे काम जो उन बच्चों के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उन बच्चों के विकास पर गलत प्रभाव पड़ते हैं, आप इनके संबंध में, बच्चों के संबंध में एक आर्टिकल पढ़ोगे। मेरे हिसाब से आर्टिकल 39 का ई और एफ पॉइंट है, जो बालकों के लिए एक अच्छे वातावरण की बात करता है ताकि उनका एक अच्छा विकास हो सके। तो वहां उसके उल्लंघन में यह बात है कि आप बालक को कैसे ऐसी परिसंकट में, प्रयोजन में, नियोजन में लगाते हो जो बच्चे के स्वास्थ्य पे गलत प्रभाव डाल दें। जैसे आप बच्चे से तसला उठवा रहे हो 25-30 किलो का तसला उठा के उसको 1-2 मंजिल पर आपके मकान का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वहां काम करवा रहे हो 14 साल के बच्चे से, तो बच्चा उस काम से इतना थक जाता है कि उसका शरीर का विकास ही नहीं हो सकता वो कंप्लीटली। तो एक बच्चे से आप छोटा मोटा कार्य है वो करवा सकते हो, पर बाद में एक आया था, उसमें कर दिया कि 14 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको किसी प्रकार के आप काम में नहीं लगा सकते। बालक नियोजन अधिनियम 1938 बनाया गया था और उसी को बाद में संशोधित करके इंडियन गवर्नमेंट ने एक नया एक्ट लाया था। वो 14 साल से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर लगाते हो तो वो आप बाल श्रम के अंतर्गत आता है और उसको बैन कर दिया गया। तो यहाँ कुछ ऐसे परिसंकट में नियोजन है, जैसे पटाखा उद्योग में लगाना, किसी भवन निर्माण की सामग्री में लगाना, ये संकट में, बच्चे के जीवन को संकट में डालते हैं। तो 24 के अंतर्गत इनको बैन किया गया। एज याद रखना, हेडिंग याद रखना, बाकी अंदर से कुछ नहीं पूछेगा। 25 की हेडिंग याद करो कि अंतकरण की, धर्म को अबाध रूप से मानने की, आचरण करने की और प्रचार करने की स्वतंत्रता। इसकी इंग्लिश टर्म से अभी एक एग्जाम हुआ था राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में जूनियर लीगल ऑफिसर का, वहां इंग्लिश टर्म से एक क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदी में नहीं दिया था उसमें। और यहां से जो आचरण करने का या अबाध रूप से मानने को, इसको इंग्लिश टर्म में एक पूछकर क्वेश्चन बनाया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था और हिंदी मीडियम वाले उसको सही नहीं कर पाए थे। तो आप इसका 2-3 चीजें याद रखना कि अधिकार क्या दिया है अंतकरण की। अंतकरण मन से किसी भी चीज को मानने की। मेरे मन में किसी के प्रति भी सम्मान हो सकता है कि मैं प्रॉपर किसी धर्म विशेष में, जैसे मुझे सिखों का लाइफ स्टाइल ठीक लगता है कि वो अपना जीवन में जो भी कमाते हैं प्रतिवर्ष वो 10% अपना गुरुद्वारे में दान करता है। आप देखिए कि सभी धर्मों के अंदर जो भी वैकल्पिक व्यवस्था हो, पर सिख गुरुद्वारे के अंदर कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता। सिख धर्म में ये सबसे अच्छा सिस्टम है कि आपकी कमाई का 10% आप गुरुद्वारे को देते हो। गुरुद्वारा फ्री में लंगर चलाता आजीवन, आप अमृतसर जाके देख लो या सभी गुरुद्वारा में। तो एक कल्चर है, तो आप किसी भी धर्म के प्रति आप अंतकरण मन में एक श्रद्धा रख सकते हो, एक झुकाव रख सकते हो। किसी धर्म को अबाध रूप से मानने की, उसका आप आचरण करने की, प्रचार करने की स्वतंत्रता। प्रचार करने की स्वतंत्रता के अंतर्गत आप धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। ये रवि स्टेनिस्लाउ का केस आया था कि आर्टिकल 25 है वो धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता देता है, धर्मांतरण की स्वतंत्रता नहीं देता। ठीक है, रवि स्टेनिस्लाउ वर्सेज मध्य प्रदेश का केस था। तो ये 4 अधिकार दिए अंतकरण की, धर्म को अबाध रूप से मानने की, आचरण करने की और प्रचार करने की स्वतंत्रता। पर इस पर 3 प्रकार के आप रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। पहला पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था। दूसरा गुड कंडक्ट, सदाचार। तीसरा स्वास्थ्य, हेल्थ। 3 प्रकार के रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। इनके आधार पर आप किसी भी चीज को बैन कर सकते हैं। जैसे मैं स्वास्थ्य के आधार पर बात करूं तो तबलीगी जमात, एक शब्द याद आया होगा, कोरोना के समय यह बहुत चर्चा में चला था कि तबलीगी जमात की वजह से कोरोना पूरे देश में फैला। हालांकि बाद में वो चीजें काफी हद तक मीडिया की बनाई हुई खबरें साबित हुई। तो तबलीगी जमात एक धर्म को मानने के लिए उनका कार्यक्रम था, वहां पे कुछ लोगों को कोरोना पाया गया, बाद में उनको वो रातों रात वहां से भागे, ऐसी खबरें चली और पूरे देश में कहा गया कि कोरोना फैलाने के लिए तबलीगी जमात है। तो ये क्या है कि स्वास्थ्य के आधार पर ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों को कोरोना के समय बैन कर दिया जा सकता है। तो स्वास्थ्य के आधार पर आप किसी प्रकार के धार्मिक आचरण को बैन कर सकते हैं, ये कोरोना के समय आपने देखा होगा। बाकी आप छोड़ देना, हेडिंग पढ़ना। हेडिंग के बाद आप पढ़ना कि 4 प्रकार के आर्टिकल 25 में धर्म से संबंधित राइट है आपको, 3 प्रकार के रेस्ट्रिक्शन है 25 में, इसके अलावा कुछ नहीं देखना। 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। सॉरी ये भैया 2 चीजें देखना है। एक तो आपको कि कृपान धारण करना और उसको साथ में लेकर चलना सिख धर्म का आवश्यक अंग है, यहां से पूछ लेता है क्वेश्चन।
आप याद रखना कि जो सिख धर्म होते हैं 5 प्रकार के क्या धारण करते हैं, है ना, कंगा, केस, कृपाण, कच्छा और एक और कुछ होता है, मेरे को याद नहीं आ रहा। 5 प्रकार की चीजें धारण करते हैं, तो वहां कृपाण धारण करना सिख धर्म का आवश्यक अंग है, उसके लिए आप रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। और धार्मिक संस्थाओं के संबंध में जो खंड 2 दे रखा है, वहां हिंदू शब्द के अंतर्गत सिख, जैन, बौद्ध माने जाएंगे। आप सभी धर्मों की व्यवस्था देखोगे, मैं एक ये विवादास्पद टिप्पणी हो जाती है, पर मैं आपको विशेष रूप से नॉलेज देना चाहूंगा कि आप 500 ईसा पूर्व से आप ईसाई मुस्लिम धर्म का संस्था मान सकते हो। 500 ईसा पूर्व से ईसाई धर्म का, तो ईसा का जन्म से ही ईसा पूर्व वाला सिस्टम हुआ है, तो ये 2000 साल पुराना है। ये आपका 2500 साल पुराना है मुस्लिम धर्म, ये 2000 साल पुराना है। सिख धर्म की आप बात करो तो लगभग 310 साल हुए होंगे, या 315 साल या 317 साल हुए होंगे लगभग सिख धर्म को। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये भी लगभग यहां से ईसा मसीह के जन्म के 500 साल बाद से ये व्यवस्था शुरू हुई थी, जैन और बौद्ध धर्म की। आप दोनों धर्मों के संस्थापक से अच्छी तरह से, तो ये सब पहले हिंदू हुआ करते थे और हिंदू से ही नए धर्मों की एक व्यवस्था चली और ये सभी धर्म अलग हुए। तो यहां माना जा रहा है कि जो धार्मिक संस्थाओं की आप स्टेब्लिश करते हो, मैनेजमेंट करते हो, तो हिंदू धर्म में जो धार्मिक आचरण है संस्थाओं के प्रति, जो ये खंड में बता रखा है कि धार्मिक आचरण के अंतर्गत ये चीजें भी आएंगी। सामाजिक कल्याण सुधार की सार्वजनिक प्रकार के संस्थाओं को लिए, हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए, तो हिंदू के सभी वर्ग के अंतर्गत ये सिख, जैन, बौद्ध को भी माना जाएगा। इसीलिए कहा गया क्योंकि ये हिंदू धर्म से ही निकले हुए पार्ट है। अब ये अलग धर्म के रूप में चलते हैं और बड़ा अच्छा चीज है कि धार्मिक चेंजिंग होना चाहिए, इससे विकास होता है देश का और एक कम्युनिटी का भी विकास होता है। ठीक है, मॉडर्न सोच होती है, चीजें बदलती है। आप आर्य समाज देखोगे वो बहुत अलग कल्चर पे जीता है, आप दूसरे समाज देखोगे ब्रह्म समाज का अलग कल्चर है, इससे चीजें विकसित होती है। 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की संस्था, कि कोई भी संस्था है वो अपने धार्मिक कार्यों को प्रबंध कर सकती है। जैसे धार्मिक या चैरिटिक प्रयोजन के लिए कोई संस्था को स्टेब्लिश कर सकती है, पोषण कर सकती है, अपने कार्यों का मैनेजमेंट कर सकती है। वो धार्मिक संस्था जंगम और स्थावर संपत्ति को अर्जन और स्वामित्व कर सकती है और विधि के अनुसार प्रशासित कर सकती है। आप देखोगे कि सभी बड़ी संस्थाओं के चैरिटी के अंतर्गत जो जगह होती है, उनके हाईवे पे पेट्रोल पंप होते हैं, कोई शॉप्स होती है, तो आप धार्मिक कार्य के साथ साथ संपत्ति का अर्जन, स्वामित्व वगैरह सब रख सकते हैं। जैसे मैं 1-2 संस्थाओं के नाम नहीं लूंगा क्योंकि अब वो उनके अध्यक्ष मालिक हैं जो अब जेलों में हैं, तो वो कई प्रकार के धार्मिक और संपत्तियां रखते हैं और उनका कार्य चलाते हैं। बाबा रामदेव के भी जो पतंजलि वाला सिस्टम है, ये इसी प्रकार का एक सिस्टम है कि वो धार्मिक प्रयोजन से ही खुली थी, चैरिटेबल संस्थाएं हैं, उनका बिजनेस अलग चलता है, वो कंपनी अलग बनी हुई है। तो ये सारी चीजें इसी के आर्टिकल 26 के प्रभाव से चलती है कि आप कोई धार्मिक संस्था स्टेब्लिश कर लो, उसका मैनेजमेंट चला लो, या कोई इशू नहीं है। 3 प्रकार की यहां भी रोक लगा सकते हैं कि पब्लिक ऑर्डर उससे डिस्टर्ब ना हो, सदाचार के लिए बनी हो और स्वास्थ्य पर प्रभावित ना पड़े। सदाचार का मतलब है कि आप एक धार्मिक संस्था खोलकर उस पर देश विरोधी कार्रवाइयां नहीं चला सकते कि आप देश के विरोध में कोई चीज चला रहे हो। जैसे अभी एक मैटर हुआ था, फिर वो धार्मिक बातें हो जाती है, इस पर चर्चा नहीं करेंगे, छोड़ो। आर्टिकल 26 में इतना ही पढ़ लो, 3 रेस्ट्रिक्शन है, हेडिंग है, बस इतना सा, ज्यादा नहीं। आप किसी धर्म में अभिवृद्धि के लिए किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति पर टैक्स नहीं लगा सकते कि हिंदू धर्म के अभिवृद्धि के लिए आप बाकी धर्मों से टैक्स नहीं ले सकते, पर राज्य के पास जो टैक्स आया उससे आप किसी धर्म विशेष के कार्य के लिए डोनेशन कर सकते हैं। जैसे एक जैन धर्म का कार्यक्रम था, भगवान महावीर की 25वां निर्वाण दिवस था, वहां पर केंद्र सरकार ने सहायता दी थी उस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए, तो इसको गलत नहीं माना। हम किसी विशेष धर्म के लिए लोगों पर टैक्स नहीं लगा सके कि हिंदू धर्म की अभिवृद्धि के लिए आपको पेट्रोल पर 1 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कर सकते। पर पेट्रोल से मिले टैक्स में से सरकार चाहे तो थोड़ा बहुत किसी चीज में दान कर सकती है। जैसे जब रजिस्ट्रेशन का मामला आया राम जन्मभूमि का, तो जो 11 रुपए या 21 रुपए जो रजिस्ट्रेशन फीस राम जन्मभूमि बोर्ड ने पे की, उसके अलावा सरकार ने कहा कि राम जन्मभूमि के लिए एक स्पेशल वहां पर जमीन से संबंधित मैटर पे कुछ फीस थी 11,21 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन की, कि वो सरकार देना चाहे तो सरकार दे सकती है। हालांकि वहां कोई इशू नहीं था। राम जन्मभूमि का जो बोर्ड बना लगभग 2700 करोड़ रुपए आए थे और बहुत
बड़ी रकम होती है। इतनी मंदिर के लिए 1200-1500 करोड़ रुपए सफिशियंट होता है, कितना ही भव्य मंदिर बनाओ। तो ये एक चीज हो सकती है कि आप किसी विशिष्ट कार्यक्रम में पैसा दे सकते हो। अभी मध्य प्रदेश में हुआ चुनाव से पहले वहां की जो सरकार थी उन्होंने धर्मगुरुओं के, मध्य प्रदेश में 3 धर्मगुरुओं का बड़ा प्रभाव है। आप सीहोर वाले महाराज का देखते हैं, जो मुझे नाम याद नहीं आ पा रहा है क्या है, भगवान शिव के वो करते हैं सीहोर में। और एक आप आजकल जो ट्रेंडिंग में भी चल रहे हिंदू धर्मगुरु हैं, मुझे हनुमान जी को लेकर है, बागेश्वर धाम सरकार, और एक और वहां पर चलते हैं। 3 धर्मगुरुओं की काफी सभाएं कराई ताकि राजनीतिक रूप से माहौल क्रिएट हो। तो एक सरकार ऐसा कार्यक्रम करा सकती है। जयपुर में भी अशोक गहलोत जी ने कहीं भगवत कथा के कार्यक्रम कराए थे। तो आप स्पेशल टैक्स इंपोज नहीं कर सकते किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए, पर सरकार के टैक्स में से किसी प्रकार का धार्मिक कार्यक्रम करा सकते हैं। इस पर रोक टोक नहीं है। आर्टिकल 27 का मैंने एक स्पष्टीकरण आपको दे दिया। ठीक है। 28 में कि कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी ऐसी किसी संस्था में जिसको राज्य सरकार पैसा देती है। सरकारी स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। पर कोई संस्था है जो किसी चैरिटी से चलती है और चैरिटी धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक संस्था है, तो वहां अगर राज्य प्रशासन करता है और चैरिटी, जैसे कहीं हिंदुओं के ट्रस्ट होते हैं वो स्कूल चलाते हैं पर उस स्कूल का मैनेजमेंट सरकार के पास होता है, तो वहां धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है अगर उस ट्रस्ट का उद्देश्य धार्मिक शिक्षा देना था। तो कहीं जगह मॉर्निंग में जैसे प्रार्थना वगैरह होती है तो वहां कोई भी हिंदुओं का कोई भी एक भजन वगैरह गाया जाता है, एक नॉर्मल चीज है। किसी व्यक्ति का अगर धार्मिक विश्वास कहता है कि मुझे नहीं गाना चाहिए तो वो मौन रह सकता है, कि बोलने के अंदर मौन रहने का अधिकार है। आपने ये केस पढ़ोगे आप इसके लिए, तो केरल वाला जो केस है, क्या बोलते हैं उस केस को, केरल का कौन सा केस था, एक इमानुअल्स है ना, इमानुअल्स और केरल वाले केस में कहा गया कि अगर आपका धार्मिक विश्वास किसी चीज को गाने की परमिशन नहीं देता, कि मान लो कि आप मुस्लिम कम्युनिटी से हैं और उस स्कूल में पढ़ रहे हो जहां एक प्रार्थना जिसको एक हिंदू चैरिटी चलाती है, तो अगर आपका विश्वास नहीं है कि मुझे वो चीज गानी चाहिए तो आप वहां मौन रह सकते हो। मौन रहने का अधिकार विजय इमानुअल्स का केस है, विजय इमानुअल्स वाला केस में आपको ये अधिकार दिया गया। तो आप 28 की हेडिंग देख लो, बाकी इसके अंदर कोई ज्यादा चीज देखने योग्य नहीं है। 29 में 2 चीजें देखना, एक तो इसकी हेडिंग देखना है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण के लिए आर्टिकल 29 बात करता है कि किसी भी विशेष क्षेत्र में कोई भाषा, संस्कृति या लिपि है, कोई भाषा है, संस्कृति है, लिपि है। मैं साउथ की बात कर लेता हूं, साउथ वाले हिंदी का विरोध करते हैं क्योंकि उनकी अपनी तमिल भाषा है, तेलुगु भाषा है, अलग अलग भाषाएं हैं। तो अगर किसी विशेष क्षेत्र में कोई भाषा, लिपि, संस्कृति है तो उनको उसको बनाए रखने का अधिकार है। आर्टिकल 29 उनको संरक्षण देता है। ठीक है। और पर आप किसी भी संस्था में जो राज्य सरकार से सहायता प्राप्त है वहां किसी धर्म के, मूल वंश के, जाति के, भाषा के आधार पर प्रवेश से मना नहीं कर सकते, लिंग के आधार पर कर सकते हैं। जैसे आप पढ़ते हो कि आपको बॉयज, गर्ल्स कॉलेज होता है, वहां बॉयज को एडमिशन नहीं दिया जाता, भले वो सरकारी हो, किस आधार पर, लिंग के आधार पर विभेद कर लेते हैं। तो यहाँ धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा के आधार पर आप किसी कॉलेज में प्रवेश के लिए आप मना नहीं कर सकते किसी बच्चे से। या रेस्ट्रिक्शन किसी प्रकार का नहीं है। 3 ग्राउंड है, भाषा, लिपि, संस्कृति। इन तीनों ग्राउंड को याद रखना, हेडिंग को याद रखना, बस इतना सा क्वेश्चन 29 से बनेगा। 30 से कि अपनी कोई अल्पसंख्यक वर्ग है, अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन संभाल सकते हैं। ठीक है। तो अल्पसंख्यक वर्ग अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं को, बाइक मेरे पास थोड़ी है, बाइक तो तू ले गया, चेकआउट करो, मुझे श्योर नहीं है, चेक कर, मेरे पास तो है नहीं। तो धर्म और भाषा पर आधारित ये 2 ग्राउंड देखना, धर्म और भाषा पर आधारित अपनी पसंद की शिक्षक संस्थाओं का स्थापना कर सकते हैं। 2 ग्राउंड पर संस्थाएं होनी चाहिए, तो धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर। ठीक है। तो संस्कृत स्कूल वगैरह बना सकते हो आप, उर्दू की अकेडमी खोल सकते हो, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर। पर एक मामला हुआ था, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दावा किया गया था ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जबकि वो
एक संसद में बिल लाकर स्टेब्लिश की गई थी और वो मुस्लिम लोगों द्वारा स्टेब्लिश नहीं थी, तो वहां कहा गया इसका नाम मुस्लिम यूनिवर्सिटी है पर ये मुस्लिम नहीं है, ये राज्य सरकार केंद्र सरकार के एक बिल के द्वारा स्टेब्लिश हुई थी, तो इस पर आप अधिकार नहीं कर सकते। मैं केस का नाम था अजीज बासा वर्सेज भारत संघ का मामला था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यकों के द्वारा स्टैब्लिश नहीं की गई थी, इसलिए उनको मैनेजमेंट करने का अधिकार नहीं दिया गया। अभी वहां पर चांसलर भी पहली बार हिंदू बने, तो इसको लेकर काफी ये चीजें विवाद में चली। हेडिंग देखना, 2 ग्राउंड पर आप संस्था स्टैब्लिश कर सकते हो, धर्म और भाषा के आधार। आर्टिकल 31 क्या था? संपत्ति का अनिवार्य अर्जन, इसकी हेडिंग थी कि आप संपत्ति ले सकते हो। 44 से संविधान संशोधन के द्वारा निश्चित कर दिया। इसके साथ 19(1) को भी हटाया गया था और अब कहां डाल दिया 300A में कि आप विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार संपत्ति से आपको बेदखल किया जा सकता है। जैसे कहीं से रोड बना तो रोड में अगर वो प्रॉपर्टी जा रही है तो आपको देनी पड़ेगी, आपके उसके बदले में 3 गुना प्रतिकर दिया जाता, वो स्टेब्लिश प्रक्रिया है विधि की। तो ठीक है, आपको संपत्ति से बेदखल कब किया जाएगा, वो एक प्रोसीजर है। 31 बताता है कि संपदाओं संबंधित अर्जन के संबंध में एक प्रोविजन किया। देखो आपको सीधा प्रोविजन बता दूं कि जब ये संपत्ति का अधिकार आया था ये बहुत बाधा उत्पन्न कर रहा था। जैसे मेरी जमीन के नीचे कोयला निकल गया, मैं प्रॉपर्टी देने से मना कर दूंगा, कोयला बेचूंगा, कोयले से बिजली बनाऊंगा, तो भाई ऐसे तो देश का विकास ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो कोयला तो राज्य की संपत्ति है, केंद्र की संपत्ति। तो यहाँ प्रोविजन किया गया कि अगर कोई संपदा है उसका अनिवार्य अर्जन का प्रोविजन किया जा सकता है। कैसे? राज्य सरकार के हित में है, तो यहां पर एक मैनेजमेंट इस प्रकार से किया, कोई संपदा है उसको राज्य द्वारा अर्जन के लिए उस पर संपत्ति पर आपके अधिकारों का निर्वापन या परिवर्तन किया जा सकता अगर वो राज्य के हित में। जैसे किसी प्रॉपर्टी के नीचे आपको पेट्रोल मिलता है, कोई माइंस मिलती है, तो राज्य उसको ले लेगा, आपको बदले में उसमें प्रॉपर्टी की रेट के अकॉर्डिंग, वहां पर जिस रेट प्रॉपर्टी के नीचे जो चीजें मिलती है अकॉर्डिंग उनकी रेटें फिक्स होती है, वहां से आपका अनिवार्य अर्जन कर लेगा। कोई कंपनी भी है, जैसे मैं टाटा एयरलाइंस हुआ करती थी 1952 में, सरकार को लगा कि इस एयरलाइंस में हमें लेना चाहिए, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री के पास निजी 8-8 हजार करोड़ के विमान नहीं हुआ करते थे और प्रधानमंत्री को बाहर जाना होता था टाटा में बार बार, तो उन्होंने टाटा को कहा कि यह कंपनी आपको सरकारी कंपनी बनानी पड़ेगी और टाटा से कंपनी का अधिग्रहण लेके खुद के पास ले लिया। तो सरकार चाहे तो किसी भी कंपनी को खुद के पास ले सकती है, बदले में उसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसको पैसे दे सकती है। अभी फिर उसको इंडियन एयरलाइंस घोषित कर दिया। अभी इंडियन एयरलाइंस को सरकार संभाल नहीं पाई, बेच दी वापस, टाटा के पास ही वो कंपनी आ गई। तो सरकार के पास अधिकार है कि 2 कंपनियों को मिला सकती है, किसी कंपनी के अधिकारों को, उसके शेयर होल्डर के अधिकारों को निर्वापित कर सकती है। कोई खनिज वगैरह की खोज करने के लिए जो अधिकार हैं उनके संबंध में सरकार उनको एक्वायर कर सकती है। तो राज्य के हित में जो कुछ भी ठीक लगता है वो राज्य सरकार कर सकती है प्रॉपर्टी के संबंध में, कंपनियों के संबंध में। आर्टिकल 31 इसको 31A इसको कन्फर्म करता है। ठीक है, ये फर्स्ट संविधान संशोधन से जोड़ा गया था 31A, नोटिस कर लेना। उसके बाद 31B की बात करता हूं। 31B बात करता है आपका, एक तो बड़ी अजीब 31B बात करता है कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण। सीधी सी बात है, 31B नवी अनुसूची के अंतर्गत है। सरकार सरकार के जब भी कोई फैसला होता था, कोई अधिनियम बनाती थी, वो अधिनियम चला जाता था जुडिशियल रिव्यू के अंदर, क्योंकि कह रखा है कि कोई भी ऐसा अधिकार जो मूल अधिकार के रूप में किसी व्यक्ति को मिला हुआ है, उस मूल अधिकार का हनन होता है तो आर्टिकल 13 का सेकंड क्लॉज कहता था कि सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार उस अधिनियम का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, उसको असंवैधानिक घोषित कर सकती है। तो इस चीज से बाईपास निकलने के लिए नवी अनुसूची को ऐड किया गया। और नवी अनुसूची क्या प्रोविजन करती थी कि उसके अंदर संपत्ति का अनिवार्य अर्जन की कुछ विधियां डाल दी गई। उन विधियों को किसी भी न्यायालय में प्रसंगत नहीं किया जा सकता था। तो जो भी कानून थे संपत्ति अर्जन से संबंधित, उनको नवी अनुसूची में डाल दिया गया। ये कब की बात हो रही है? ये बात हो रही है 1951 की। ठीक है, 1951 में ही नवी अनुसूची को डाल दिया गया था, नवी अनुसूची को बना दिया गया था। ठीक है, और
आपको संपत्ति के अनिवार्य अधिकार का, जो आप कहोगे कि सर अब तो संपत्ति का अधिकार रहा ही नहीं, तो संपत्ति का अधिकार तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, तब संपत्ति का अनिवार्य अधिकार हटा था। तो यहां दिक्कत क्या आती थी कि जब भी किसी की जमीन एक्वायर करते थे, वो कहता था प्रॉपर्टी तो मेरी एक्वायर करना मेरा अधिकार है, आर्टिकल 31 मुझे अधिकार देता है। तो वहां 31 भी डाला और नवी अनुसूची डाली कि ऐसे प्रॉपर्टी को एक्वायर करने से संबंधित लोग जिनको नवी अनुसूची में डाल दिया गया, वो जुडिशियल रिव्यू के अधीन नहीं होंगे, किसी भी न्यायालय में उसको प्रसन्नगत नहीं किया जा सकता। ऐसा 31B में एक प्रोविजन कर दिया। बाद में 1973 तक ये चीजें सेफ रही। 1973 में केशवानंद भारती के केस में कहा गया कि भाई नवी अनुसूची में कोई कानून पहले डाल दिए चलेगा, पर आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी व्यक्ति के सारे ही अधिकार प्रॉपर्टी से संबंधित छीन ले। अगर कोई ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा काम की नहीं है और आप उसको इलीगल तरीके से एक्वायर करते हैं, जैसे क्या होता है कि मुंबई जैसी जगह पर प्रॉपर्टी की रेट बहुत ज्यादा है, जैसे मुंबई वाली जगह पर आप 1000 स्क्वायर फुट के प्लॉट की बात करेंगे, तो वो 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट कितने का होगा, आप मान के चलो 5 करोड़ का होगा। पर वहां डीएलसी रेट चेक करोगे तो वो डीएलसी रेट मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 लाख रुपए होती है। तो डीएलसी रेट से 3 गुना सरकार पैसा दे देती है, तो वहां 30 लाख रुपए मिलता है और प्रॉपर्टी रहती है 5 करोड़ की। या कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जिसका सामरिक महत्व बहुत ज्यादा है और सरकार जानबूझ के राजनेता उस जगह से कोई रोड वगैरह निकलवा के उसको अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, कुछ ना कुछ फायदा। तो इस प्रकार का कोई ऐसा कानून है जो किसी के वाक्य में अधिकारों को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है और उसको नवी अनुसूची में डाल दिया, तो सुप्रीम कोर्ट उसको जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। ऐसा केशवानंद भारती के केस में डिसाइड किया गया कि 1973 के बाद जो केशवानंद भारती का जजमेंट आया था, उसके बाद 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती का जजमेंट आया था, उसके बाद अगर कोई भी कानून नवी अनुसूची में डाला तो उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। मतलब नवी अनुसूची एक सेफ जोन था जिसके अंदर जो कानून डाल दिए जाए उनका कभी भी जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था। पर 1973 से केशवानंद भारती के जजमेंट के बाद से ये जुडिशियल रिव्यू के अधीन आ गई। यहाँ एक केस आपको पढ़ने को मिलेगा, IR कोयलो का केस पढ़ते हैं हम यहाँ पर। IR कोयलो का, एक तो वामन राव का केस पढ़ते हैं। वामन राव का ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केस पूछा जाता। IR कोयलो के जजमेंट में यही कहा गया था कि नवी अनुसूची में 24 अप्रैल 1973 जो केशवानंद भारती का जजमेंट देती, उसके पश्चात कोई अगर भूमि अधिग्रहण से संबंधित कानून शामिल किया तो उसको जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। ये इस केस में डिसाइड हुआ था। ठीक है, अब मैं 31C पे चर्चा करता हूं। 31C की एक अलग स्टोरी है, इस स्टोरी को समझना। पहले 31C जोड़ा कब था? तो 31C को जोड़ा गया था 25वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये क्या बात करता था? यहां जो बात लिखी हुई थी भाग 4 उसके अभिकथित तत्वों, इससे पहले यहां लिखा हुआ था आर्टिकल 39 का बी और सी। आर्टिकल 39 का बी और सी बहुत महत्व रखते हैं। क्या बात करता है बी और सी? कि जो प्रकृति से मिले तत्व है या जिनका भौगोलिक महत्व ज्यादा है, प्रकृति से मिले हुए तत्व, उन पर सभी लोगों का समान रूप से अधिकार होना चाहिए। जैसे पेट्रोल चीजें होती है, कोयला होती है, तो वो किसी एक व्यक्ति के पास ना जाए, उस पर सरकार का या तो उसका मैनेजमेंट सरकार के हाथ में हो या सरकार उस पर कंट्रोल रखे। या तो जैसे प्राइवेट कंपनी जैसे कोल या आज वेदांता लिमिटेड है या कुछ विशेष तत्व का उत्पादन करती है, सरकार उस पर कंट्रोल रखती है वेदांता पे कि आप इस प्रकार से अनियंत्रित रेटों में नहीं बेच सकते। तो चीजें हैं कि अगर 39B और सी का, 39B और सी पढ़ के बता देता हूं, मुझे एग्जैक्ट इसकी लैंग्वेज याद नहीं आ पा रही कि 39B में सी में क्या लिखा हुआ है। चलो ये आ गया 39B और सी कि समुदाय के भौतिक संसाधन। भौतिक संसाधन क्या होता है? कोयला एक मात्रा आएगी ना, पेट्रोल, डीजल। तो समुदाय के भौतिक संसाधन का स्वामित्व या नियंत्रण इस प्रकार हो कि सबके हित में उसका सर्वोत्तम रूप में उपयोग किया जा सके, सबका उसमें हित सद सके, इस प्रकार उसका कंट्रोल रखना है। एक ही व्यक्ति के हाथ में कंट्रोल चला गया, तानाशाही होगी और एक प्रॉपर एरिया में वो चीजें चली जाती है। जैसे अब आप
टेलीकॉम सेक्टर देख लो, 2 कंपनियां बची है, जियो एयरटेल, जो चाहे वो कर सकती है, उनके पास अधिकार है। 5,000 का रिचार्ज करेंगी तो भी आपको करवाना पड़ेगा। रील वाली आदत जो हो गई है तो हमें करवाना ही पड़ता है, उस चीज की मजबूरी है। दूसरा 39 बात करता है कि धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी केंद्र ना हो। ऐसा ना हो जाए कि पूरा धन या पूरा एक चीज का उत्पादन एक ही व्यक्ति के हाथ में चले जाए और वो मनमाफिक अपनी व्यवस्था के अनुसार चलाए। तो जैसे पूरा धन एक व्यक्ति के पास चला गया तो वो उसको कंट्रोल कर लेता है। जैसे कई सेक्टर में आप प्रॉपर्ली एक ही कंपनी देखेंगे वो काम करती है तो वो अपनी मनमानी कर पाती है, मनमानी के रेटों पे चीजें करती है। विशेष रूप से जैसे आप देख लो कि सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट रेलवे के पास है। रेलवे अगर सरकारी कंपनी होकर ना होकर किसी अडानी अंबानी की कंपनी होती तो वो मनमाफिक रेट लेती। आज दिल्ली की मेट्रो और मुंबई की मेट्रो के किराए में अंतर देख सकते हैं। दिल्ली में सरकार चलाती है मेट्रो को और मुंबई में रिलायंस चलाती है। रात दिन का अंतर आपकी उनके रेटों में दिख जाएगा। तो कोई भी उत्पादन सामग्री है उसका अहितकारी केंद्र ना हो, उत्पादन किया जा रहा है मनमाफिक रेट में बेचा जा रहा है, ऐसा ना हो। जैसे आपने रेमडेसिवियर एक इंजेक्शन का नाम सुना होगा, रेमडेसिवियर करके कुछ एक इंजेक्शन हुआ करता था जिसको कोरोना के समय जीवन रक्षक इंजेक्शन के रूप में जाना। तो ऐसा इंजेक्शन एक व्यक्ति कंपनी के पास है तो वो ऐसा नहीं कर सकता कि उस समय उसकी रेट इतनी ज्यादा रख दी जाए कि आम आदमी की वो पहुंच से बाहर हो जाए। और ऐसा हुआ, ब्लैक में बेचा, पर सरकार ने का उस पर कंट्रोल रहना चाहिए, वो कीमत निर्धारित कर देगी। तो जब आर्टिकल 31C बना 25वें संविधान संशोधन से, तो ये कहता था कि 39B और C को प्रभावी करने के लिए अगर कोई कानून बनाए जाते हैं 2 नीति निर्देशक तत्वों को, तो भले वो आर्टिकल 14 और 19 का हनन करते हैं फिर भी वो अधिभावी रहेंगे। तो आर्टिकल 39B और C को मूल अधिकारों के ऊपर माना गया, उनके राइट्स, क्योंकि वो जनता से जुड़े हुए, जनता के व्यापक हितों से जुड़े हुए मामले थे। बाद में सरकार ने देखा कि 39B और C के आड़ में हम मूल अधिकारों का हनन कर सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, 42वें संविधान संशोधन से इसको 39B और C को हटाकर ये भाग जोड़ दिया, भाग 4 के सारे। भाग 4 के मतलब सभी डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल और नीति निर्देशक तत्व जो राज्य के होते हैं उनको सभी को मूल अधिकारों पर अधिभावी कर दिया गया। बाद में इसको जो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये सभी डीपीएसपी शब्द लगाया गया, इसको किस वाद में था, मिनर्वा मिल्स के बाद में इसको असंवैधानिक ठहरा दिया था कि ये सभी डीपीएसपी नहीं हो सकते। मिनर्वा मिल्स के बाद में कहा केवल 39 और बी और सी के संबंध में ही ये लागू रहेंगे। तो मिनर्वा मिल्स के बाद में इस चीज को नकार दिया था। हालांकि इतना डेप्थ जेलों में जाते हैं, यहां पर नहीं जाएंगे, आप ऊपर ऊपर से पढ़ोगे इसकी हेडिंग तो सफिशिएंट है। इस चीज को भी जो ये डार्क हाईलाइट हो रहा है इसको भी केशवानंद भारती के केस में था, पर हमारे लिए यहाँ ज्यादा महत्व नहीं रखेगा, मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। इसको छोड़ देना, कोई काम का नहीं है। आर्टिकल 32 हम पढ़ते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको भीमराव अंबेडकर साहब ने क्या कहा था कि संविधान की अगर आत्मा पूछी जाए तो संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर ने किसको माना, आर्टिकल 32 को माना। यहां पर काफी चीजें पढ़ते हैं, जैसे आर्टिकल 32 के अंतर्गत जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है। आप पीआईएल लोकहितवाद लेके आते हैं, आर्टिकल 32 के अंतर्गत लाते हैं। पीआईएल की जो आविष्कार हुआ था या भारत में यूज किया गया था पीआईएल का कंसेप्ट, तो उसके लिए जस्टिस भगवती को, पीएन भगवती को आप पढ़ते हैं और केस पढ़ते हैं, आप एसपी गुप्ता वाला केस पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले पीआईएल को स्वीकार किया गया था। उसके अलावा आप उपचारात्मक याचिका या क्यूरेटिव पिटीशन जिसको बोला जाता है, वो भी आप इसी के में देखते हो। रूपा सोकुर्रा वाला केस आप इसमें देखते हैं। साथ में कई केस आप इसमें देखोगे पीआईएल के, तो लिमिटलेस केस है, सभी रिट वगैरह जारी की जाती है। जैसे 5 प्रकार की रिट यहां दे रखी है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पर्चा, उत्प्रेषण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होती है कि किसी व्यक्ति को जो निरुद्ध है, न्यायालय के आदेश के सिवा निरुद्ध है, न्यायालय के आदेश के से निरुद्ध है तो उस पर बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट लागू नहीं होगी। तो किसी व्यक्ति को जो निरुद्ध है न्यायालय के समक्ष पेश करने का आदेश जारी किया जा सकता है। कोई प्रशासन के आदेश से निरुद्ध हो या निजी व्यक्ति ने उसको निरुद्ध कर रखा है, उसके विरुद्ध भी ये रिट जारी की जा सकती है। परमादेश लोक निकाय के विरुद्ध जारी की जाती है, सबसे व्यापक प्रकृति की रिट है। उस समय जारी की जाती है जब कोई लोक पदाधिकारी, पब्लिक ऑफिसर अपने
पब्लिक ड्यूटी का निर्वहन नहीं करता उस समय ये चीज जारी की जाती है। तीसरी प्रोहिबिशन है, तो निचली अदालत होती है, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, उनको ऐसे कार्य करने से रोकता है जो उसके ज्यूरिडिक्शन से बाहर का होता है। क्यू वारंट हो, एक व्यक्ति को किसी पब्लिक ऑफिस को विदाउट राइट अगर होल्ड करता है तो उसके संबंध में जारी की जाती है कि लोग पद पर आप किस राइट से बने हुए हैं पब्लिक। उत्प्रेषण रिट ये भी जुडिशियल नेचर की होती है और अधिकारिता संबंधित त्रुटि को ठीक करने के लिए जारी की जाती है कि ये तब जारी की जाती है जब एक अदालत या न्यायालय अपने न्याय क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करता है। पर ये प्रतिषेध से इसलिए अलग हो जाती है कि ये जब निचला न्यायालय कोई जजमेंट कर देता है उसके बाद ही जारी की जाती है, कार्य संपादित होने के बाद ही ये जित जारी की जाती है। सरसोराई या उत्प्रेषण रिट इसको कहा जाता है। तो ये सारी चीजें आप आर्टिकल 32 में पढ़ते हैं। आर्टिकल 32 ए को छोड़ देना। आर्टिकल 33 क्या कहता है कि सुरक्षा बल या देश की सेवा करने वाले बल या कहीं कोऑर्डिनेशन वाले बल होते हैं जिनको 12 घंटे से 8 घंटे से ज्यादा काम करना होता है तो उनके मूल अधिकारों का हनन होता है। तो यहां पर उनके कुछ मूल अधिकार है, उनको रोका जा सकता है। जैसे क्या है कि आप बॉर्डर पे आप सिक्योरिटी कर रहे होते हो तो वहां 6-6 घंटे की 2 शिफ्टें करनी पड़ती है। आप जानते हो कि पुलिस वाले 14-15 घंटे ड्यूटी करते हैं और आप कोऑर्डिनेशन में हो किसी विशेष दल में आपको 24-24 घंटे। जो ये ईडी वाले सीबीआई वाले छापे मारते हैं तो इनको कम से कम 48 घंटे तक लगातार काम करना होता है। ऐसा कि 12 घंटे किसी नेता के घर पे आपने जाके छापा मार दिया, फिर आप 12 घंटे की ड्यूटी करके घर पे आ गए, वापस आप छापा मारने जाओगे, क्योंकि एक ही व्यक्ति को वहां कार्रवाई करनी होती है। क्या बरामद हुआ, क्या बरामद करना है, कौन सी जानकारी आपके पास है, उसके आधार पर कौन सी अगली जगह छापा मारना। तो वह एक ही व्यक्ति कार्य करता, शिफ्टें नहीं बदल सकते आप। तो लगातार 24-24 घंटे कार्य करता। अगर वो 12 घंटे आके घर पे सो जाएगा इतने, तो नेता व्यवस्था चेंज ही कर देगा सारा। तो ये सारी चीजें इनकी है कि सशस्त्र बलों के सदस्यों पर, लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले पुलिस अधिकारियों पर, इन पर के मूल अधिकारों को मॉडिफाई किया जा सकता है कि इन पर मूल अधिकार लागू नहीं होंगे और जैसा भी संसद चाहे वैसा व्यवस्था कर सकती है। आप आर्टिकल 34 में पढ़ोगे कि जहां सेना विधि प्रवृत्त है वहां किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है तो उसको संसद विधि मान्य कर सकती है। वो दंडादेश वगैरह उसको नहीं दिया जाता। जैसे कई बार कोई आतंकवादी किसी गांव के अंदर आकर छिप जाता है और वहां उस आतंकवादी को मारना पॉसिबल नहीं हो पाता, गांव के लोगों की बस्ती है, तो कहीं उस गांव के लोगों को कहा जाता है आप वो एरिया खाली कर दो, फिर पूरे उस एरिया पे बम गिराकर उनके घर हैं सब नष्ट कर दिए जाते हैं। बाद में उनको किसी प्रकार का जो कार्य किया गया था जैसे उनको विधि मान्य कर दिया जाता है, बदले में उनको कंपनसेशन दे दिया जाता है। तो जहां मार्शल लॉ लागू होते हैं वहां मूल अधिकारों का हनन होना साधारण सी बात है कि किसी व्यक्ति को भी मारना पड़े अगर आतंकवादी के साथ तो मार दिया जाता है। बाद में उस व्यक्ति को सजा नहीं होती जो ऐसा कार्य करता है, संसद उन चीजों को विधि मान्य कर देती है विधि के बाय लॉ के द्वारा। ये आर्टिकल 34 प्रोविजन करता है। आर्टिकल 35 कहता है कि 16(3) में जो संसद की थी, संसद के पास क्या क्या शक्ति होगी। 16(3) में जो निवास विषय अपेक्षा के संबंध में कानून बनाने की, 32(3) में कि ये जो मूल अधिकारों के संबंध में ही आर्टिकल 32 में रिट जारी कर सकता है। पर 32(3) ये प्रोविजन करता है कि चाहे तो संसद और अधिकार दे सकती है कि आप 226 वाले जो अन्य विधिक मामलों में रिट जारी करने का हाईकोर्ट को अधिकार है, वह अधिकार आप इसको भी 32(3) में दे सकते हो सुप्रीम कोर्ट को, वो प्रोविजन कर सकती है। 33 और 34 के संबंध में जो भी कानून बनाएगी संसद बनाएगी, ठीक है। बाकी कोई काम की चीज नहीं है, 35 से क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब आर्टिकल 36 से मैं सीधा सीधा बोले जाता हूं, आप देखते जाना। आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा, वही परिभाषा, तो जब भी राज्य की परिभाषा है तो राज्य की परिभाषा भाग 3 में भी वही काम में आती है और भाग 4 में भी वही काम आती है। राज्य की परिभाषा जो 12 में परिभाषा थी वही 36 में काम में ले लो। कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है, पर जब भी राज्य अपना नीति बनाएगा तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन में उसको मूलभूत माना जाएगा। क्लियर है। उसके अलावा आप देखेंगे आर्टिकल 38
38 बताता है कि राज्य लोक कल्याण में अभिवृद्धि के लिए या पब्लिक ऑर्डर सामाजिक व्यवस्था बनाने के संबंध में कार्य करेगा। इसके अंतर्गत 3 शब्द दिए गए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये 3 शब्द प्रस्तावना में भी है और नीति निर्देशक तत्व में भी है, दोनों जगह है। आपको पूछ ले कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहां पर अभिदर्शित होता है संविधान में, तो प्रस्तावना में भी होता है और नीति निर्देशक तत्व में भी होता है, आर्टिकल 38 के अंतर्गत। ठीक है, तो राज्य लोक कल्याण में अभिवृद्धि की और पब्लिक ऑर्डर बनाने के लिए व्यवस्था करेगा, आर्टिकल 38 में। आर्टिकल 39 को आप अच्छे से पढ़िए। अच्छे से पढ़ने का मतलब है कि यहां जैसे पुरुष और स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त हो, कि जितना काम धंधा पुरुष को मिलता है उतना स्त्री को मिलना चाहिए। जैसे बार होते हैं, बार के अंदर रात में महिलाओं को नहीं लगाया जाता शराब परोसने में। ठीक है, तो ये कहते हैं, एक केस आया था 39 में, मेरे को स्पेशली उस केस को, क्या केस था देखो, कि आप इस प्रकार की व्यवस्था बनाइए कि महिलाएं रात को काम कर सके शराब के अंदर। पुलिस की या कानून की इस प्रकार की व्यवस्था, आप ये नहीं कह सकते कि हम महिलाओं को हायर नहीं करेंगे, क्योंकि ये काम इस प्रकार का है कि रात को तो पुरुष और महिला को समान रूप से कार्य करने के, जीविका उपार्जन के साधन मिलने चाहिए। जैसे आर्मी में महिलाओं को शामिल नहीं करते थे, अभी 2019 का जो केस आया उसके बाद आर्मी में भी महिलाओं को कमीशन ऑफिसर के रूप में लगाया जाना पड़ेगा। 39A का ही यह प्रभाव था कि जब भी राज्य नीति बनाएगा पुरुष और स्त्री के लिए समान कार्य के लिए मतलब समान रूप से उनको काम मिले। किसी काम में इसे नहीं कह सकते कि सिर्फ पुरुष ही काम करेंगे, महिला नहीं करेगी, या किसी विशेष क्षेत्र में महिला ही करेंगी। जैसे मेकअप आर्टिस्ट महिला ही नहीं हो सकती, पुरुष भी हो सकता है, ये आर्टिकल 39 से प्रोविजन करता है। BC पर हम चर्चा कर सके, डी की बात करें तो 39D बात करता है समान कार्य के लिए समान वेतन को, जिसको अब मूल अधिकार भी घोषित कर दिया। किस केस में किया गया? धीरेन्द्र चमोली का केस पढ़ते हो एक तो आप, एक रणधीर सिंह और भारत संघ का केस पढ़ते हो। यहाँ आर्टिकल 39D को मूल अधिकार के समान, मूल अधिकार के रूप में इसको प्रवर्तित कराया जा सकता है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत इसको इंक्लूड कर लिया गया कि समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रोविजन करता है। 39A पुरुष स्त्री के कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का, बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो, जिसके कारण कोई व्यक्ति रोजगार के लिए जाना पड़े और उसकी आयु और शक्ति के अनुसार उसको रोजगार ना मिले। तो कुल मिला के किसी के भी शारीरिक क्षमताओं का दुरुपयोग नहीं करना। ठीक है, इसके लिए नरेगा वरेगा की जो वैकल्पिक व्यवस्था है, ताकि लोग एक ठीक कार्य के लिए ठीक वेतन मिल जाए। कई बार होता है कि आप 50 किलो के व्यक्ति से 100 किलो का वजन उठवा के उसको कार्य करवा रहा, तो राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि पुरुष स्त्री के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग ना हो, बालक की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो, उनको प्रॉपरली आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर जाना नहीं पड़े। इसलिए सभी प्रकार की आर्थिक मांगे पूरी कर दी जाती है। 5 किलो राशन मिल रहा है ना, हम इसीलिए कि 5 किलो राशन मिलता रहे इसीलिए दिया जाता है कि कोई व्यक्ति मजबूरी में किसी के घर पे कार्य ना करे। ठीक है, हालांकि ये अपमान है कि हम 70 साल हमें आजाद हुए हो चुके हैं और आज भी हम 5 किलो राशन के लिए हमें लाइन में लगना पड़ता है। ये देश की अव्यवस्था, राजनीतिक रूप से विफलता मानी जाती है कि इस प्रकार की व्यवस्था हमारे देश में चल रही है। बालकों के लिए एक ऐसा वातावरण तैयार करना है कि उसका शोषण और नैतिक रूप से, आर्थिक रूप से परित्याग ना हो, उससे रक्षा की जाए। जैसे कहीं गरीब माता पिता अपने बच्चे को छोड़ देते हैं क्योंकि लालन पालन नहीं कर पाते, वो बच्चे बिना माता पिता के रोड पर आपने कई बार बेगरिंग करते हुए देखा होगा, भिखारी की भिक्षावृत्ति का जीवन जीते। तो उनके लिए ये सब वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं कि आंगनबाड़ी वगैरह की जो व्यवस्था है आप 45 में पढ़ोगे, ये सारी व्यवस्थाएं इसी के अंतर्गत आती। अच्छा, आर्टिकल 21 को मैंने चर्चा नहीं की थी, 86वें संविधान संशोधन से जुड़ा था और 86वां संविधान संशोधन था 2002 का, उससे आर्टिकल 21 से जुड़ा था। मैं चर्चा करना भूल गया था, अभी मेरे को आर्टिकल 45 याद आया तब मैंने ये चर्चा की। आर्टिकल 38 और 29 को वितरण न्याय का या डिस्ट्रीब्यूशन जस्टिस का सिद्धांत भी कहा जाता है। आर्टिकल 38 और 39 को, 39 का जो एफ वाला क्लोज है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ा था। बाकी हमें कुछ चीज नहीं देखनी। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, MS होस्कोट का केस देख लो, आर्टिकल की हेडिंग देख लो और 42वें संविधान संशोधन से जुड़ा, बस 42 से जुड़ा, आर्टिकल 39 से हेडिंग देख लो, निःशुल्क विधिक सहायता, MS होस्कोट भारत संघ का केस, या हुस्न आरा खातून और गृह सचिव बिहार राज्य वाला केस। ये निःशुल्क विधिक सहायता आर्टिकल 21 के अंतर्गत भी मूल अधिकार है और यहाँ नीति निर्देशक तत्व भी बनाया गया।
ठीक है। और इसके लिए आप राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण वाला एक्ट देखते हो, वो पारित किया गया। गांधी जी का सपना आर्टिकल 40 में है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण इस प्रकार का होना चाहिए। 10 मिनट। सत्ता का विकेंद्रीकरण इस प्रकार का होना चाहिए कि प्रत्येक एक गांव से बेटे हुए सत्ता को देश को चलाया जा सके और गांव गांव का विकास हो। वो चाहते थे कि ग्राम पंचायत स्तर पे सरकारें बने, और गांधी जी का यह स्वप्न था आर्टिकल 40 को ग्राम पंचायतों का संगठन। और इसके आधार पर आप प्रभाव देखते हो, जो भाग 9(9)(a) जुड़ा है, ये गांधी जी के सपने की बदौलत ही है। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से ये पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। पंचायती राज की स्थापना गांधी जी का स्वप्न रहा था। जवाहरलाल नेहरू ने इस स्वप्न को पूरा किया। पंचायती राज के 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, 3 स्तर पे होते हैं। और बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनी थी, जिसकी सिफारिश पर ये चीजें जो भाग 9 और 9(a) जोड़ा गया था, ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया। तो आप 73वां 74वां संविधान संशोधन आर्टिकल 40 के प्रभाव से ही पढ़ते हैं। कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार, नरेगा, मनरेगा हो गया भाई, महात्मा गांधी नरेगा। शिक्षा पाने का अधिकार, कुछ दशाओं में शिक्षा पाने का अधिकार मिल रहा है आपको। और लोक सहायता पाने का अधिकार, भैया पेंशन वेंशन मिलती है, बेरोजगारी भत्ता मिलता, हालांकि लॉलीपॉप थी, मिला तो नहीं, बेरोजगारी भत्ता। तो ये जो 1000 रुपए की बुजुर्ग लोगों को पेंशन मिलती है ताकि वो काम ना करना पड़े, किसी की निशक्तता बीमारी में उसको सहायता मिलती है। लोक सहायता मतलब सरकार सहायता देगी। तो किसी व्यक्ति का बुढ़ापा, बेकारी में लोक सहायता, बीमारी में, निशक्तता में सहायता, शिक्षा पाने का अधिकार, काम पाने का अधिकार, नरेगा वगैरह मिल गया। ये सारे आर्टिकल 41 के प्रभाव से ही होता है। ठीक है। आर्टिकल 42 बात करता है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशा होनी चाहिए। छुट्टी उट्टी का जो प्रोविजन है, प्लस आपकी मानवोचित दशा है कि आपको 8 घंटे ही काम कराया जाएगा, या 40 घंटे 45 घंटे वर्किंग आवर होगा, पूरे सप्ताह के अंदर 45 घंटे ही काम कराया जाएगा। प्रसूति सहायता का बंद कि घर से जो जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत आपको ले जाकर हॉस्पिटल में ले जाया जाता है ना, घर से एम्बुलेंस लेने आती है, फ्री में सारा डिलीवरी वगैरह किया जाता है। 2 साल की छुट्टियां दे रहे हैं सरकारी महिला कर्मचारियों को, ये सब आर्टिकल 42 के प्रभाव से। तो काम की न्याय संगत दशाएं होनी चाहिए कि वहां मेडिकल छुट्टियां मिलनी चाहिए, आपको CL/PL मिलनी चाहिए, 8 घंटे ही काम करवाए, वो सारी चीजें आपके लिए आर्टिकल 42 के प्रभाव से प्रसूति सहायता का भी उपबंध ये करती है। 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी कि एक मिनिमम पेड वेजेज मिले, उसको शिफ्ट जीवन स्तर मिले, एक अच्छा काम मिले। जैसे आजकल वो प्रोविजन कर दिया कि जो सफाई करते हैं नाले वगैरह की, तो उनको सफाई के लिए भी एक विशेष प्रोविजन कर दिया कि इस प्रकार से मशीनों के द्वारा सफाई की जाएगी ताकि उनका जीवन स्तर ठीक हो। वो डायरेक्ट हाथ से कीचड़ को हाथ नहीं लगा सकते सफाई कर्मचारियों के लिए, ये प्रोविजन कर दिया। हालांकि ग्राउंड स्तर पे लागू नहीं हुआ, पर निर्वाह मजदूरी मिले, शिफ्ट जीवन स्तर मिले, अवकाश के लिए उनके प्रोविजन हो प्राइवेट नौकरियों के संबंध में, तो इसके लिए बना दिया। आप मिनिमम वेजेज एक्ट वगैरह पढ़ोगे, वो इसी के प्रभाव से। और अब तो ये और प्रोविजन कर दिया, 43 से 42वें संविधान संशोधन से जुड़ा था। इसमें यह प्रोविजन कर दिया कि कंपनी के मैनेजमेंट में कर्मचारी यूनियन का एक नेता पार्ट लेगा और वो अपने कर्मचारियों के हितों के संबंध में कंपनी को रखेगा कि कंपनी साल का 5 करोड़ कमा रही है, तो यह कर्मचारियों के मेहनत से कमा रही है, हमें बोनस मिलना चाहिए, भले 5-5 हजार रुपए ही सालाना मिले, तो वो अपना पक्ष रख सकता है। तो उद्योग के मैनेजमेंट में कर्मचारियों का भाग लेना आर्टिकल 43 से प्रोविजन करता है। 42 से संविधान संशोधन से जुड़ा था। 43 भी कोऑपरेटिव सोसाइटियों को बढ़ाया जाएगा, ग्राम स्तर पर कोऑपरेटिव सोसाइटियों का गठन का प्रोविजन किया गया। आप रूमा देवी को पढ़ते होंगे, बाड़मेर की एक लेडीज है जो विदेशों में जाकर वो कुटीर उद्योगों के संबंध में काम कर रही है लोगों को, तो वहां उन्होंने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दी, उसके थ्रू लोन दिया जाता है, लोगों से काम करवाया जाता है और उनके प्रोडक्ट को देश स्तर पे विदेश स्तर पे बेचा जाता है। ओढ़नियां बनाकर वो विदेशों में बिकवा रही है, तो एक एनजीओ की टाइप से काम कर रहा है। तो राज्य कोऑपरेटिव सोसाइटी मिलजुल कर काम करना, मिलजुल कर वृद्धि करना, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब 97 अमेंडमेंट से ये ऐड हुआ था और इसको बढ़ावा देगा राज्य का ये काम है। ठीक है, तो सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन आर्टिकल 43B का हेडिंग है, 97वें संविधान संशोधन से हुआ था। 44 नागरिकों के लिए, इस शब्द को पकड़ना कि कॉमन सिविल कोड केवल भारत के नागरिकों के लिए, कॉमन सिविल कोड समान नागरिक सहायता
संहिता अभी वादा भी है सरकार का कि जैसे ही मोदी सरकार 2024 में आएगी, अगर आएगी तो वो कॉमन सिविल कोड लेकर आएंगे। और ये आर्टिकल 44 में 4 केस पढ़ते हैं आप, लिली थॉमस वर्सेस भारत संघ, सल्ला मुदगल का पढ़ते हैं, जॉन वलाम टॉम का पढ़ते हो, डेनियल लतीफी का पढ़ते हो, ये सब आर्टिकल 44 से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में ये क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी देश में मुद्दा है। यहां आप 6 वर्ष तक के बच्चों को आंगनबाड़ी में 6 वर्ष तक 5 मिनट बस, आर्टिकल 51 ओके। तो 6 वर्ष तक के बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा, या आंगनबाड़ी के अंतर्गत फूड वगैरह और शिक्षा वगैरह का प्रोविजन आर्टिकल 45 में। आर्टिकल 45 भी 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अमेंडमेंट हुई थी, 2002 का यह संशोधन था। आर्टिकल 45 है ना, ये चीज या मैंडेट से जुड़ा है। 6 साल वाली याद रखना, आंगनबाड़ी में 6 साल तक की, 6 के बाद तो आप फिर आर्टिकल वो देख लोगे 21A के अंदर कवर हो जाएगी। यहाँ 6 साल तक की उम्र के बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख, और आप जो नई शिक्षा नीति पढ़ते हैं वहां पर यह प्रोविजन किया गया कि 3 साल से 6 साल तक के बच्चों को सरकार पढ़ाएगी, सरकार ही लालन पालन करेगी, जो भी प्रोविजन किया गया प्री नर्सरी एजुकेशन की एक व्यवस्था है उसमें। ST SC के हितों में, चाहे तो शिक्षा संबंधित हो चाहे उनकी अर्थ संबंधी मनी संबंधित हितों में अभिवृद्धि करेगा और उनको सामाजिक शोषण से बचाएगा। तो शिक्षा संबंधित भी है आरक्षण की व्यवस्था, अर्थ संबंधित है, फीस 750 ली है, ठीक है। कहां RJS में OBC वाला 1000 दे रहा है, जनरल वाला 1250 दे रहा है, ये सब आर्टिकल 46 के प्रभाव से है। तो ST SC सहित दुर्बल वर्ग हैं जितने भी, उनकी शिक्षा अर्थ संबंधित हितों में अभिवृद्धि करेंगे। जब भी आप आरक्षण को देखते हो तो आर्टिकल 46 और 335 के प्रभाव में देखा जाना चाहिए, यहां पर यह बात लागू होती है। आर्टिकल 47 कि पोषाहार स्तर अच्छा रखोगे, जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए राज्य प्रयास करेगा किसी को भी। इसलिए जो एक संस्था देखते हो आप FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन वाली जो संस्था है, उसके मानक नियोजक होते हैं, उससे डाउन प्रकृति के पदार्थ नहीं बेच सकते, और फूड ऑफिसर चेक करते हैं। तो ये तेल की क्वालिटी, ये सारी चीजें सरकार तय करती है कि पोषाहार स्तर कमजोर ना हो। किसी के लोक स्वास्थ्य पर को प्राथमिक कर्तव्य मानेगा कि किसी का भी पब्लिक हेल्थ डिस्टर्ब ना हो। मादक पेय पदार्थ और हानिकारक पदार्थों को प्रतिषेध करेगा, तो ये गांजा अफीम वगैरह ये सारी प्रतिषेध है, केवल दवाओं में काम लेते हैं। तो ये आर्टिकल 47 के प्रभाव से कि व्यक्ति का पोषाहार स्तर अच्छा हो, इसके लिए सरकार भी पोषाहार उपलब्ध कराती है, जीवन स्तर ऊंचा उठे, ठीक है। इसके लिए सरकार समय समय पर प्रयास करती रहती है कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो, लोक स्वास्थ्य बना रहे। इसके लिए PSC वगैरह स्टेब्लिश किया गया है। स्वास्थ्य, शिक्षा और भोजन प्राथमिक उद्देश्य होते हैं सरकार के, 3 चीजें, ठीक है। वोट मांगने आते हैं, तीनों पे बात करते हैं और इसमें सुधार लगातार किए जा रहे हैं। और हानिकारक औषधियों को प्रतिषेध किया जा सकता है, जो आप NDPS एक्ट पढ़ते हैं, इसी के प्रभाव से NDPS एक्ट बना हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 48 को पढ़ोगे आप तो यहां कृषि और पशुपालन के संगठन के लिए बात करता है, इतना ही देख लो। और यहां गोवध का प्रतिषेध इसके अंतर्गत शामिल है कि आप गाय को नहीं मार सकते, गोवध का प्रतिषेध आर्टिकल 48 का प्रभाव है कृषि और पशुपालन के संगठन को। आर्टिकल 48A जो 42वें संविधान संशोधन से जुड़ा, ये क्या बात करता है कि पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करेंगे, पर्यावरण को बचाएंगे भी सही और आगे बढ़ाएंगे भी सही। वन को लगाना चाहिए भैया, आप वृक्षारोपण करना चाहिए। AC लगाने से काम नहीं चलेगा, 50-55 डिग्री तापमान हो जाएगा, कहां AC लगा लोगे, इसलिए पेड़ लगाओ। और आर्टिकल 48 इसके लिए करता है। वन और वन्य जीवों की भी रक्षा आपको करनी है, जानवर और वन को भी बचाना, वन्य जीवों को बचाना है। 42वें संविधान संशोधन से 48A की हेडिंग देख लेना, सफिशिएंट है। 49 राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों को, स्थानों और वस्तुओं को संरक्षण, हेडिंग देख लेना। 50 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, CRPC बना दी। इससे पहले क्या होता था, जिला मजिस्ट्रेट न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों के कार्य देखता था। अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा में वृद्धि, आर्टिकल 51 ये बात करता है। आर्टिकल 51 क्या कहता है कि आप अंतरराष्ट्रीय कानूनों को मानोगे, 2 देश शांति से प्यार से रहेंगे, जो उनके बीच में संधियां हुई है, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट हुए, उनको मानोगे। आप देखना 2 ऐसे आर्टिकल आते हैं जो इंटरनेशनल लॉ को मान्यता देता है। एक तो आर्टिकल 51 देता है, एक आप 353 पढ़ते हैं क्या,
253 भी बात करता है कि अंतरराष्ट्रीय करारों को लागू करने के लिए, इंटरनेशनल लॉ को लागू करने के लिए इस भारत केंद्र संसद कोई भी कानून बना सकती है। तो 51 और 253 सिमिलर चीजें बात करता है। यहां इतना सा पढ़ लेना, बाकी कल चर्चा करते हैं, ठीक है। आज साथियों के साथ बैठना है, जेलों में जो सेलेक्ट हुए उन साथियों के साथ थोड़ी